आर्यन अपने कमरे में बैठा यूं ही मुस्कुरा रहा होता है। तभी नन्ही जी उसके कमरे में आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। आर्यन उनकी तरफ देखकर वापस से मुस्कुराने लगता है। नन्ही जी वहीं उसके पास बैठ जाती हैं। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नन्ही जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, कौन है वो? ये सुनकर आर्यन हैरानी से उनकी तरफ देखने लगता है तो वो वापस से कहती हैं, हाँ बताओ कौन है वह? आर्यन कहता है, कौन? कौन है माँ? नन्ही जी कहती हैं, वही जिसके बारे में सिर्फ सोचकर ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, और वह भी पिछले कुछ दिनों से। आर्यन अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पा रहा होता है। वह अपनी जगह से खड़ा होकर दूसरी जगह देखने लगता है और कहता है, नहीं माँ, जैसा आप सोच रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। नन्ही जी भी खड़ी हो जाती हैं और उसे अपनी तरफ दिखाते हुए कहती है, अच्छा, अब अपनी माँ से झूठ बोलेगा? बेटा, मुझसे ना तो तुम्हारी तकलीफ छुप सकती और ना ही तुम्हारी खुशी। बताओ ना, कौन है मेरी बहू? आर्यन हंसते हुए कहता है, माँ, आप तो कुछ ज्यादा ही आगे की सोचने लगी। अभी तो बस मैं ये फील कर रहा हूँ, उसका तो पता भी नहीं मुझे। नंदनी जी कहती हैं, चलो, इतना तो तुमने माना कि कोई तो है और तुम उसके लिए कुछ फील कर रहे हो। आर्यन को समझ में नहीं आता कि अब वे क्या कहे। नंदनी जी मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अपने आप को और उसको वक्त दो। मुझे पूरा भरोसा है कि वह मेरे बेटे को जरूर समझेगी। इस बात पर आर्यन मुस्कुराने लगता है। नंदी जी वहां से चली जाती हैं। आर्यन अपने आप से कहता है, काश माँ, आपको जैसे इतना भरोसा है, मुझे खुद पर भी हो जाए। पहले तो मुझे ईसा के दिल की बात समझनी होगी, उसके बाद ही मैं उससे कुछ भी कह पाऊंगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या हुआ है, वह कुछ परेशान सी रहती है। पूछता हूँ फिर भी कुछ कहती नहीं है। आर्यन अपने सिर पर मारता है और कहता है, मैं भी तो स्टूपिड हूँ ना, जो बस पूछकर छोड़ देता हूँ। मुझे भी तो उसे समझना चाहिए ना। ईसा जिस दिन से अपने जीजू से मिलती है, उस दिन से वो और ज्यादा परेशान रहने लगती है। उसे अपने परिवार की बहुत याद आ रही होती है। वो रात को ऐसे ही बालकनी में बैठी होती है और आसमान की तरफ देखकर कहती है, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। अगर मैंने वह कदम नहीं उठाया होता तो आज मैं अपने परिवार के साथ होती। ये बोलकर वह टिमटिमाते तारों की तरफ देखते हुए कहीं खो सी जाती है। फ्लैशबैक। ईसा जब सुबह उठती है और हॉल में आती है तो देखती है पल्लवी और अनमोल मिलकर घर की काफी अच्छे से साफ सफाई कर रहे हैं और साथ साथ डेकोरेट भी कर रहे हैं। ईसा अपनी आंखों को मलते हुए जाकर सोफे पर अपने दोनों पैरों को ऊपर करके बैठ जाती है और पल्लवी की तरफ देखकर कहती है, दी, मेरे लिए एक कप कॉफी प्लीज। अनमोल पल्लवी की तरफ देखकर कहता है, देख रही हैं भाभी आप, यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं और ये महारानी अभी उठी और कह रही हैं कॉफी लेकर आओ। ईसा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और एक कुशन उठाकर अनमोल की तरफ फेंकती है और कहती है, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो, समझे? और इतनी सुबह मेरे घर में कर क्या रहे हो? अनमोल कहता है, काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? ईसा अपना चेहरा बनाते हुए कहती है, बड़े आए काम करने वाले, एक तो अपना गंदा सा चेहरा दिखा दिया, अब मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा। अनमोल वापस से पल्लवी की तरफ देखकर कहता है, भाभी, अभी की अभी इसे चुप रहने के लिए कहिए, वरना मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ईसा उसके पास जाकर कहती है, क्या हर बात में देख रही हो भाभी, देख रही हो भाभी कहते हो? जो करना है करो खुद के दम पर। अनमोल कहता है, जाओ, मैं तुम जैसी 5 फुटिये से बहस नहीं करता, मेरी खुद की इज्जत कम हो जाएगी। ये बोलकर वह अपनी शर्ट पर हाथ फेरता है। ईसा गुस्से में सांस लेते हुए उसके बालों को खराब कर देती है और कहती है, बड़ा या हीरो जैसे बाल रखने वाला। ईसा वापस से अपनी जगह पर बैठकर मैगजीन उठा लेती है और कहती है, वैसे दी, ये इतनी सजावट क्यों हो रही है? अनमोल कुछ बोल रहा होता है तभी पल्लवी उसे इशारे से मना कर देती है। ईसा अनमोल की तरफ देखकर कहती है, क्या बोल रहा था तू? चुप क्यों हो गया? अनमोल कहता है, मैं क्यों बोलूं? ईसा कहती है, तो मत बोल, जहाँ यहाँ से भाग। तभी प्रेरणा भी वहां पर आ जाती है। ईसा प्रेरणा को भी सुबह वहां देखकर अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है, प्रेरणा दी, आप इस वक्त यहाँ? प्रेरणा कहती है, हाँ, तो नहीं आ सकती क्या? ईसा कहती है, नहीं, बिल्कुल आ सकती हैं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। प्रेरणा कहती है, तो ऐसे क्या बैठी हुई है?
जा जाकर तैयार हो जा, कुछ गेस्ट आने वाले हैं। और हाँ, थोड़े ढंग के कपड़े पहन लेना। ईसा प्रेरणा के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, इसलिए वह चुपचाप से वहाँ से चली जाती है। ईसा जब रूम में जाती है तो देखती है बेड पर एक अनारकली सूट रखा हुआ है और उसके साथ चूड़ियाँ और गहने भी। ईसा पल्लवी को आवाज़ लगाती है। पल्लवी वहाँ जाती है। ईसा कहती है, दी, ये किसके कपड़े गहने यहाँ रखे हैं? पल्लवी कहती है, ये सब तुम्हारे लिए हैं, तुम्हें आज यही पहनने हैं। ईसा कहती है, क्यों, मैं क्यों पहनूं? प्रेरणा वहाँ जाती है और कहती है, उसका हिसाब तुम्हें देना यहाँ कोई ज़रूरी नहीं समझता, जल्दी करो, देर हो रही है। ईसा तैयार हो रही होती है, तभी उसे बाहर से लोगों की आवाज़ आने लगती है। वह अंदर से झांकती है तो कुछ लोग आए होते हैं और उनके घर के सभी लोग उनके स्वागत में होते हैं। ईसा अपने आप से कहती है, गेस्ट आ भी गए और मैं अभी तक रेडी भी नहीं हुई, अब तो पक्का डांट पड़ने वाली है। ईसा तैयार होकर कमरे से लगभग भागती हुई बाहर जा ही रही होती है, तभी पल्लवी आ जाती है। वो ईसा का हाथ पकड़कर कहती है, ऐसे क्यों भागती हुई जा रही हो? ईसा काफी मासूमियत से कहती है, गेस्ट आ गए ना, तो उनसे मिलना है ना। पल्लवी कहती है, हाँ मिलना है, लेकिन इस तरह से नहीं, आराम से। ईसा कहती है, ठीक है। पल्लवी उसको लेकर जाती है और उसे सबको नमस्ते करने के लिए कहती है और फिर वह बैठ जाती है। तभी ईसा के पापा कहते हैं, यह हमारी बेटी ईसा है। ईसा सभी को हैरानी से देख रही होती है तो एक लेडी कहती है, इन्हें देख तो हम पहले ही चुके हैं और हमें आपकी बेटी पसंद भी है, और आज यहाँ तो हम बस सब कुछ तय करने आए हैं, इसलिए तो पंडित जी को भी साथ में लेकर आए हैं। यह सुनकर ईसा हैरान हो जाती है और सभी की तरफ हैरानी से देखने लगती है। तभी ईसा को कुछ ध्यान आता है और वह मुस्कुराते हुए अपने पापा की तरफ देखने लगती है, जो कि काफ़ी खुशी से वहाँ बैठे होते हैं। पंडित जी सगाई की डेट भी निकाल देते हैं, जो कि 2 दिन की बात की होती है। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। ईसा अपने कमरे में चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद प्रेरणा ईसा को आवाज़ लगाती है। ईसा हॉल में आती है और अपने दोनों पैरों को सोफे पर ऊपर करके बैठ जाती है। प्रेरणा कहती है, ईसु, कैसा लगा तुम्हें उन लोगों से मिलकर? ईसा अपना सिर हाँ में हिलाती है। प्रेरणा कहती है, सिर क्या हिला रही है? वो लोग बहुत अच्छे हैं, वह लड़का भी बहुत अच्छा है। ईसा कहती है, तो इससे क्या करूं मैं? थी प्रेरणा थोड़ा गुस्सा करते हुए कहती है, क्या करूं मैं, मतलब तुम्हारी 2 दिन बाद उससे सगाई है। ईसा कहती है, किसने कहा कि मेरी सगाई उससे होगी? पल्लवी हैरानी से देखती है। यीशु, तेरे सामने ही रिश्ता तय हुआ है ना, सब कुछ तो तेरे सामने ही हुआ है। ईसा कहती है, तो क्या, मुझसे तो किसी ने पूछा भी नहीं, सीधा किसी अनजान लोगों को बुला लिया गया, मुझे सबके सामने बिठा दिया गया और उन लोगों ने कह दिया कि उनको मैं पसंद हूँ और सगाई की डेट निकल गई। ऐसी कैसे शादी होती है? पल्लवी कहती है, तुझसे पूछा नहीं, ये तू क्या बोल रही है? अभी तो 2 दिन पहले हमने उस लड़के की तस्वीर दिखाई थी और उनकी फैमिली के बारे में तुझे बताया था और तुझसे कहा था कि उन लोगों को बुला लूं, तो तूने कहा था हाँ बुला लीजिए। ईसा हैरानी से कहती है, कब कहा मैंने? प्रेरणा गुस्से से कहती है, अब नाटक मत कर। उस दिन जब तू यही हॉल में बैठकर कानों में ईयरफोन लगाकर लैपटॉप पर कुछ देख रही थी, तभी तो हमने तुझे बताया था, और तूने उस लड़के की तस्वीर भी देखी थी। ईसा कहती है, मैंने कुछ सुना नहीं, मुझे लगा कि किसी की तस्वीर है, इसलिए मैंने देख लिया था। पापा, जो कि चुपचाप से बैठे होते हैं, वह कहते हैं, ईसु, हर चीज को मजाक में लेना अच्छी बात नहीं होती बेटा। तुमने कहा इसलिए मैंने उन लोगों को बुलाया और हमने यह सगाई की तारीख तय की है, और अब तुम ऐसे कैसे कह रही हो? ईसा कहती है, पापा, तो यह सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ ना, मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो, और मैं उस लड़के से शादी नहीं करने वाली हूँ। प्रेरणा कहती है, चल माना कि तुझे उस समय गलत फहमी हुई थी, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, और तू उससे शादी क्यों नहीं करेगी? क्या बुराई है उस लड़के में? देखने में अच्छा है, उसकी फैमिली अच्छी है, सब कुछ तो है। ईसा कहती है, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और यही सबसे बड़ी बात है, बस। प्रेरणा कहती है, तो तूने यह बात हम सबसे पहले क्यों नहीं कही? ईसा कहती है, मैंने कहा ना, मैंने गलतफहमी में बोल दिया था, बस। मैं कोई और डिस्कशन नहीं करूंगी इस बारे में, आप उन लोगों को बोल दीजिए
ये सब कुछ गलतफहमी में हो गया है। ये बोलकर ईसा वहाँ से चली जाती है। पल्लवी उसके पीछे जा रही होती है। पापा कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी बात आगे करने की। मुझे लग रहा है वह मजाक कर रही है। हमें सगाई की तैयारी करनी चाहिए। वैसे भी सारे लोगों के सामने ये रिश्ता तय हुआ है और अब मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकता। वह काफ़ी इज्जतदार लोग हैं। इस तरह किसी के परिवार का मजाक बनाना अच्छा नहीं है। प्रेरणा कहती है, हाँ पापा सही कह रहे हैं। यीशु की तो आदत है हर चीज़ में मजाक करने की। ये भी मजाक कर रही होगी। 2 दिन बाद ईसा की सगाई का दिन भी आ जाता है। सारे लोग भी आ जाते हैं। घर को काफ़ी अच्छे से सजाया जाता है। ईसा इन सबसे बिल्कुल बेपरवाह होती है। उसे ऐसे लगता है जैसे कि ये सब कुछ बस एक मजाक है और वह सब कुछ मैनेज कर लेगी। वह तैयार भी हो जाती है और सारे गेस्ट के बीच में चली जाती है। पंडित जी जब अंगूठी पहनाने के लिए कहते हैं तो ईसा वहाँ सभी लोगों के सामने कहती है, मैं सगाई नहीं कर सकती। उसके बाद वो उस लड़के की तरफ देखकर कहती है, देखो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ और मेरे घर वालों को गलतफहमी हो गई थी इसलिए उन्होंने तुम लोगों को बुलाया। बातचीत की और सब कुछ हुआ और कोई बात नहीं है। मेरे घर वालों को थोड़ी हिचक हो रही थी तुम लोगों से सारी बातें करने में इसलिए उन्होंने नहीं कहा। लेकिन लाइफ मेरी है और मैं ये नहीं कर सकती। प्रेरणा ईसा का हाथ पकड़कर कहती है, ईशु ड्रामा बंद करो और चुपचाप से सगाई करो। ईसा कहती है, दी मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। यहाँ तो मेरी लाइफ का ड्रामा हो रहा है और अगर मैंने यह सब कुछ होते छोड़ दिया तो मेरी लाइफ और ड्रामा बन जाएगी। और वैसे भी मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो इससे सगाई करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। उसके इतना बोलते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस लड़के के पापा ईसा के पापा से कहते हैं, अच्छा मजाक किया है आपने कैलाश जी। हमारे परिवार को बुलाकर सारे रिश्तेदारों को बुलाकर इस तरह से बेइज्जती करवाई है आपने हमारी। अगर रिश्ते के लिए मना करना था तो पहले ही कर देते। ये इतने लोगों के सामने हमारे परिवार का तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी। ईसा के पापा अपना सिर झुकाए हुए खड़े रहते हैं। वो लोग वहां से चले जाते हैं। तभी एक रिश्तेदार कहता है, ये तो होता ही है। जिस बच्चे की माँ नहीं होती है उसकी बेटी में कोई संस्कार ही नहीं होते हैं। ऐसे संस्कार कहाँ दे पाएंगे कैलाश जी जैसे माँ देती है। देखिए मैं दोनों बेटियों के समय माँ थी तो कितनी अच्छी हैं दोनों, और इसमें तो कोई संस्कार ही नहीं है। ये सुनते ही ईसा के पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ईसा जब उनकी आंखों में आंसू देखती है तो उस रिश्तेदार की तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है, आप होते कौन है ये बकवास करने वाले, और आपको क्या पता कि मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया है। और इसमें संस्कार की बात कहाँ से आ गई। पापा ने मुझे मेरी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया है और संस्कार भी। मुझे नहीं पता मेरी माँ आज जिंदा होती तो मुझे इतना प्यार कर पाती या नहीं जितना मेरे पापा ने किया है। और बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उन्होंने मुझे। तभी मेरे घर में खड़े होकर आप ये बात कर रहे हैं और मैं अभी तक आपको तमाचा नहीं मार रही हूँ। ये बोलते ही ईसा के गाल पर एक तमाचा पड़ता है। ईसा जब अपना चेहरा उठाकर देखती है तो उसके पापा ने उसे एक तमाचा दिया होता है। ईसा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार होता है जब उसे इस तरह से उसके पापा ने तमाचा मारा होता है। ईसा अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, पापा आप इन लोगों की वजह से मुझ पर हाथ उठा रहे हैं। पापा गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, बिल्कुल चुप। और क्या गलत कह रहे हैं ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तुम्हें थोड़े भी संस्कार नहीं दिए हैं तभी तुम इस तरह से हमारी इज्जत को सरेआम उछाल रही हो। इससे तो अच्छा यही होता कि अपनी माँ के साथ तुम भी हम सबको छोड़कर चली गई होती तो हमेशा हमेशा के लिए। ये सुनकर ईसा जैसे टूट सी जाती है। ईसा के पापा सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहते हैं, आप लोग यहाँ आए उसके लिए आप सबका धन्यवाद। ये सुनते ही सारे रिश्तेदार एक एक करके चले जाते हैं। ईसा अपनी सगाई में जो भी ड्रामा करती है इस वजह से उसके घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और सबसे ज़्यादा तो पापा, वह किसी से भी बात नहीं कर रहे होते हैं। वह अपने कमरे में अकेले होते हैं। ईसा को भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि आज पहली बार उसके पापा ने उससे गुस्से में बात की और इतने लोगों के सामने उस पर हाथ उठाया और उससे कहा कि अच्छा होता अगर वह भी अपनी माँ के साथ उन लोगों को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। ये बातें ईसा को बहुत ही ज़्यादा चुभ रही होती हैं।
वह चाहकर भी इन सबको नहीं भूल पा रही होती है। आशीष जी ईसा के रूम में जाते हैं। ईसा बेड पर बैठी होती है। वह उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। ईसा उनकी तरफ देखती है और अपने आंसुओं को पोंछती है। आशीष जी कहते हैं, यीशु, हम समझ सकते हैं कि इस वक्त तुम क्या महसूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए ना कि इतने सारे लोगों के बीच पापा को बुरा लगा, इसीलिए उन्होंने इस तरह से कहा। उनका कहने का वो सब मतलब नहीं था। वह तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। ईसा कहती है, मुझे पता है कि पापा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत गलत किया। क्या किसी और के लिए वह मुझे ये सब कुछ सुनाएंगे? आशीष चुप हो जाते हैं। तभी विक्रम भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं, यीशु, इतने सारे लोग थे वहाँ बेटा, आप समझ सकते हैं ना कि पापा को कितना बुरा लगा होगा। ईसा कहती है, जीजू, तो मैंने तो पहले ही कहा था ना कि मैं ये सगाई नहीं करूँगी। मुझे वह पसंद नहीं है। फिर क्यों यह सब कुछ किया गया? विक्रम कहते हैं, अब जो होना था वह हो गया। अब हमें ये देखना है कि आगे क्या करना है। पापा बहुत नाराज हैं। आप जाओ और उनसे बात करो। आपसे बात करके ही उन्हें अच्छा लगेगा। ईसा अपना चेहरा बनाते हुए कहती है, नहीं, मैं क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी तो नाराज हूं ना। विक्रम ईसा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, जिद नहीं करते, जाओ अब। आशीष कहते हैं, हाँ जाओ यीशु। ईसा कहती है, ठीक है, मैं आप लोगों के कहने पर जा रही हूँ, लेकिन अगर पापा ने फिर से मुझसे गुस्से में बात की ना, तो मैं आप लोगों से भी बात नहीं करूँगी। विक्रम कहते हैं, हम लोग भी चलते हैं। ईसा कहती है, ठीक है। वो सभी पापा के रूम में जाते हैं तो वह माँ की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कह रहे होते हैं, कविता, हार गया मैं। नहीं दे पाया मैं यीशु को वह परवरिश जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। नहीं निभा पाया वो वादा, और आज मैंने उस पर हाथ भी उठा दिया। मुझे माफ कर देना कविता। आज तक कभी उसे रोने नहीं दिया, और आज मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। ईसा जब अपने पापा को यह सब कुछ बोलते हुए सुनती है तो उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है। वह उनके पापा के पास जाकर कहती है, सॉरी पापा, मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा है। मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती। तभी पापा उसकी तरफ देखते हैं और थोड़ी नाराजगी से कहते हैं, किसकी इजाज़त से आई हो यहाँ? ईसा हैरानी से उनकी तरफ देख रही होती है। वो पापा से थोड़े गुस्से में कहते हैं, मैं पूछ रहा हूँ किसकी इजाज़त लेकर आई हो इस कमरे में? ईसा की आंखों में आंसू होते हैं। फिर वो भी कहती है, पापा, मुझे आपके कमरे में आने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और मेरा आप पर हक है पापा। आप मेरे पापा गुस्से से कहते हैं, किस हक से बात कर रही हो कि पापा के पास आई हो? जब उनकी इज्जत को तुमने सरेआम उछाल दिया, तब तुम्हें पापा की याद नहीं आई? हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे सामने, चली जाओ मेरे सामने से। मुझे खुद पर और शर्म मत कराओ कि मैं उस शर्म में मर जाऊं। चली जाओ यहाँ से। यह सुनकर ईसा वहां से चली जाती है। विक्रम और आशीष भी ये सब कुछ सुन रहे होते हैं। वो दोनों पापा के पास जाते हैं। विक्रम कहते हैं, पापा, ये सब कुछ आप क्या कह रहे हैं? यीशु को भी बुरा लगा है इन सब से। पापा हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, इस वक्त मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। विक्रम और आशीष दोनों पापा के रूम से निकलकर ईसा के पास जा रहे होते हैं। तभी प्रेरणा दोनों को रोकती है और कहती है, तुम दोनों उसे और बढ़ावा मत दो। उसने जो किया है वह सही नहीं है। जो तुम लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हो, उसे भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, जो कि उसे नहीं है। विक्रम कहते हैं, यीशु ने जो किया वह गलत नहीं था, बस उसका तरीका गलत था। और जब उसने पहले ही कह दिया था कि वह सगाई नहीं करेगी, फिर भी हम लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, और यह गलत था। प्रेरणा गुस्से से कहती है, बस करो विक्रम, इस तरह यीशु की तरफदारी मत करो। उसने जो कुछ भी किया है वो कहीं से भी सही नहीं है। विक्रम कुछ कहना चाहता है, लेकिन जब वह पापा को वहां पर देखता है तो वह चुप हो जाता है। काफी दिनों तक ईसा के घर का माहौल अजीब सा ही रहता है। कोई किसी से भी बात नहीं कर रहा होता है, खासकर पापा। वो तो ईसा की तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं, और ईसा भी उनसे कहीं ना कहीं नाराज होती है, क्योंकि पहली बार वह ईसा को नहीं समझ रहे होते हैं। सभी हॉल में चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन ईसा वहां पर नहीं आती है। विक्रम कहते हैं, ये सब कब तक चलता रहेगा? इस तरह से हम लोग कब तक दुखी होकर बैठे रहेंगे?
मैं अभी यीशु से बात करता हूँ। वो जब ईसा के रूम में जाते हैं तो ईसा ऐसे ही उदास होकर बैठी होती है। ईसा उनको देखकर अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेती है। विक्रम उसके पास जाकर कहते हैं, क्या बात है, मुझसे बात नहीं करोगी? ईसा कहती है, शुक्र है किसी को तो परवाह है मेरी, वरना हर किसी को तो मैं ही गलत लग रही हूँ। जीजू, आप ही बताइए, मैंने क्या गलत किया? क्या अपनी खुशियों के लिए सोचना गलत है? क्या अपने लिए स्टैंड लेना गलत है? विक्रम कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ईसा कहती है, तो फिर यह कोई और क्यों नहीं समझ रहा है? सब मुझसे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया हो। विक्रम कहते हैं, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पापा आपसे थोड़े इसलिए नाराज हैं क्योंकि तरह तरह के लोगों की बातें वो सुनते हैं ना। और आप तो जानती हो कि पापा आपसे नाराज नहीं हो सकते। ईसा कहती है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। विक्रम कहते हैं, मैं इस बारे में बात करने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और बात करनी है। ईसा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। विक्रम कहते हैं, हाँ, ये सब जो चल रहा है ना, उसको ख़त्म करने का सिर्फ एक उपाय है कि आप हम सबको बता दो कि वह कौन है जिससे आप प्यार करती हो, और हमें उससे मिलवा दो। ईसा के चेहरे पर अभी भी हैरानी के ही भाव होते हैं। विक्रम कहते हैं, क्या हुआ, मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ईसा कहती है, नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है कि मुझे आप पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये बात अचानक से। विक्रम कहते हैं, अचानक से कुछ नहीं है। जो भी माहौल है उन सबको ख़त्म करने का एक ही उपाय है ना, कि हम उनसे मिलें। इससे तो कुछ नया होगा और पुरानी बातें ख़त्म होंगी। तो हम लोगों को उससे मिलवा दो ना। ईसा कहती है, जीजू, वह यहाँ का नहीं है। विक्रम कहते हैं, यहाँ का नहीं है तो कहाँ का है, और है कौन वो? ईसा कहती है, वह मुंबई का है। विक्रम मुस्कुराते हुए कहता है, तो क्या हुआ, मुंबई कौन सा पुणे से दूर है? आप उससे कॉल करो और उससे कहो कि आपकी फैमिली उससे मिलना चाहती है, वह आकर मिल ले। बाकी की जो भी बात होगी वह करेंगे और फिर आप दोनों का रिश्ता तय कर देंगे। ईसा कहती है, जीजू, ये इतना आसान नहीं है। विक्रम हैरानी से कहते हैं, क्यों आसान नहीं है? वह आपसे प्यार करता तो है ना? ईसा कहती है, हाँ जीजू, वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। विक्रम कहते हैं, तो फिर आकर मिलने में क्या प्रॉब्लम है? ईसा कहती है, जीजू, वो बहुत बड़ी कंपनी का ऑनर है और उसकी फैमिली कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। विक्रम हैरानी से कहता है, आप ये बात जानती हो कि उसकी फैमिली कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसके बाद ये सब कुछ? ईसा कहती है, वो मुझसे प्यार करता है और उसने मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वह अपनी फैमिली को कन्विंस कर लेगा। विक्रम कहता है, अभी आपने कहा कि उसकी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अभी आप कह रही हो कि वह कन्विंस कर लेगा। क्या है ये? क्यों आप खुद को इसके लिए सिक्योर हो? ईसा कहती है, हाँ जीजू, मैं सिक्योर हूँ। बस उसने थोड़ा टाइम मांगा है। एक बार वह सब कुछ अपनी फैमिली में शॉर्ट कर ले, उसके बाद वह आप सबसे मिल लेगा। विक्रम कहता है, ठीक है, मैं ये बात समझ रहा हूँ, लेकिन मिलने में क्या प्रॉब्लम है? कौन सा मिलते ही हम उससे आपकी शादी करवा देंगे? आप उससे कहो कि एक बार हमसे मिल ले। ईसा कुछ बोल रही होती है, तभी प्रेरणा वहाँ पर आ जाती है और कहती है, चुपचाप से उससे कहो कि आकर हमसे मिले। आखिर हम भी तो देखेंगे कि तुमने किसे पसंद किया है और किसकी वजह से तुमने पापा की और इस घर की इज्जत की भी परवाह नहीं की। विक्रम प्रेरणा की तरफ देखकर इशारे में उसे शांत रहने को कहता है। प्रेरणा ईसा की तरफ घूरते हुए कहती है, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? उसे अभी कॉल करो और कहो कि वह कल आकर हम सबसे मिले। ईसा कहती है, ठीक है, मैं कहती हूँ, लेकिन क्या पापा उससे मिलने के लिए तैयार होंगे? प्रेरणा कहती है, उसकी फिक्र तुम मत करो, वह हम लोग देख लेंगे, तुमसे जितना कहा है उतना करो। ईसा उसको कॉल करके कह देती है और वह आने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ईसा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसे भरोसा नहीं हो रहा होता है कि उसकी फैमिली आज उससे मिलेगी जिससे वह प्यार करती है। वो दोपहर को ही आने वाला होता है, लेकिन शाम हो जाती है, फिर भी वह नहीं आता। आशीष कहते हैं, ईशु, कॉल करके पूछो ना, कहाँ रह गए, काफ़ी देर हो गई है। ईसा कहती है, जीजू, आपको तो पता है कितना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक में फंस गया होगा। प्रेरणा कहती है, तुम्हें कॉल करने में परेशानी क्या है, कॉल करो।
ईसा कॉल करती है तो वह उसका कॉल रिसीव नहीं करता। प्रेरणा कहती है क्या हुआ? ईसा कहती है वह कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। हो सकता है वो ड्राइव कर रहा होगा। रात हो जाती है लेकिन वह नहीं आता। ईसा को अब फिक्र होने लगती है। ईसा कई बार उसे कॉल कर चुकी होती है लेकिन ना तो वो उसका कॉल रिसीव करता है और ना ही कॉल बैक। ईसा उसको मैसेज भी करती है लेकिन वह उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। काफ़ी देर बाद तक सब लोग ऐसे ही हॉल में बैठे होते हैं। तभी पापा अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और विक्रम की तरफ देखते हैं और तिरछी नज़र से ईसा की ओर देखकर कहते हैं, क्या चुना है आप लोगों ने? वह देख लिया मैंने। जब समय पर आ नहीं सकता तो ये साथ क्या निभाएगा? 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूँ। अगर 1 हफ्ते में वह आकर मिलता नहीं है और सारी चीज़ें साफ नहीं करता है तो 1 हफ्ते बाद इसकी विदाई हो जाएगी इस घर से। विक्रम कहते हैं, लेकिन पापा। वह विक्रम के सामने हाथ आगे करके कहते हैं, मैंने उन लोगों से बात कर ली है। वो लोग अभी भी शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि वह समय बहुत ज़्यादा है। पापा वहाँ से चले जाते हैं। प्रेरणा ईसा को देखकर कहती हैं, कहाँ है तेरा प्यार, जिसकी वजह से इतना सब कुछ कर दिया तूने? आज मिलने के लिए बुलाया, तब भी वो नहीं आया। तुझे उम्मीद है कि वह सच में तुझसे प्यार करता है और तेरा साथ भी निभाएगा? पल्लवी कहती है, ईसु, मुझे लगता है कि पापा ने तेरे लिए जो डिसाइड किया वह बिल्कुल सही है। फिर भी वह तुझे 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, तो मुझसे बात कर लो। अगर वह तेरा कॉल रिसीव करता है तो, और उसे बता दे जो पापा ने कहा है। मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस बार कोई नाटक मत करना, क्योंकि अब पापा कुछ भी सहन नहीं कर पाएंगे। उस दिन की वजह से वो अभी तक बहुत तकलीफ में है। ईसा बिना कुछ कहे हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे और वो इस तरह से इसे कैसे चीट कर सकता है। यही सब सोचते सोचते ईसा को नींद आ जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है उसके फ़ोन पर उसके कितने सारे कॉल और मैसेज होते हैं। मैसेज में वह काफ़ी सॉरी बोल रहा होता है और वॉइस नोट भी भेजता है। ईसा उससे बहुत नाराज़ होती है, इसलिए वह उन सारे मैसेज को डिलीट कर देती है। तभी वो कॉल करता है। ईसा कॉल रिसीव करती है और वो उसे कुछ कहती है उससे पहले ही वह कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत नाराज़ होगी, लेकिन एक्चुअली माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया। और अगर तुम कहती हो तो मैं आज आ जाता हूँ। वैसे माँ अभी तक अस्पताल में ही है। यह सुनकर ईसा की सारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है। वह कहती है, नहीं, इसमें नाराज़ होने की कौन सी बात है, लेकिन तुम्हें यह बात मुझे बता देना चाहिए था। वह कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। मुझे लगा अगर मैं कहूँगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहाने कर रहा हूँ। ईसा कहती है, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे माँ कैसी हैं? अब वह कहता है, ठीक है। ईसा कहती है, पापा ने 1 वीक का समय दिया है। अगर 1 वीक में तुम आकर उन सबसे नहीं मिलोगे तो वह मेरी शादी किसी और से करवा देंगे। वह कहता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। माँ जैसी ठीक होकर घर आ जाती हैं तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली से मिलने के लिए आ जाऊंगा। ईसा खुश होकर कहती है, ठीक है। ईसा उससे बात करके काफ़ी खुश हो जाती है। वह बिस्तर पर बैठी होती है। तभी पल्ली भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, क्या बात है ईसु, मुझसे बात हो गई क्या? क्यों नहीं आया था वो कल? ईसा कहती है, दी, वह उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वह नहीं आ पाया। उसने कहा है कि वो 1-2 दिन में आ जाएगा। पल्लवी से राहें हिलाकर बेड सही करने लगती है। ईसा मोबाइल को अपने दोनों हाथों से पकड़े हुए मुस्कुरा रही होती है। पल्लवी उसकी तरफ देखकर कहती है, यीशु, तुझे पूरा भरोसा है ना कि वह तुझसे प्यार करता है? कोई परेशानी तो नहीं है ना? ईसा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं दी, कोई परेशानी नहीं है। वो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है और जल्दी ही आ जाएगा वो। सब ठीक हो जाएगा। पल्लवी उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, काश तू जैसा कह रही है वैसा ही हो और तू हमेशा खुश रहे। ईसा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल दी। ईसा के पापा के दिए टाइम को ख़त्म होने में 2 दिन ही बाकी होते हैं। वो आशीष जी से कहते हैं, आप लोगों के कहने पर मैं उससे मिलने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अब सिर्फ 2 दिन बच गए हैं। 2 दिन के अंदर अगर वह नहीं आए तो फिर मैंने जो फैसला लिया है वही होगा और मैं इस बार किसी की भी बात नहीं सुनूंगा। आशीष जी कहते हैं, पापा, मैं यीशु से बात करता हूँ।
आशीष ईसा से इस बारे में बात करते हैं। ईसा कहती है, जीजू मैंने बात तो की है, वह थोड़ा सा परेशान है, इसी वजह से वह नहीं आ पा रहे हैं। आशीष कहते हैं तो उसे समझाओ ना, कुछ घंटों की बात है, वह आकर मिल ले फिर चला जाएगा। तुम्हें पता है कि पापा ने क्या फैसला लिया है, हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम बात करो, सिर्फ 2 दिन का समय रह गया है। ईसा कहती है, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। ईसा उसे कॉल करती है लेकिन फिर से वह कॉल रिसीव नहीं करता है। उन 2 दिनों में ईसा उसे हजारों कॉल कर चुकी होती है, कितने सारे मैसेज भी कर देती है, लेकिन ना तो वह कॉल रिसीव करता है, ना ही कॉल बैक करता है, और ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई करता है। ईसा बहुत परेशान हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी। पापा का दिया हुआ समय ख़त्म हो जाता है। अगले दिन सुबह ही वह लड़के वाले आ जाते हैं। इस बार घर के लोग ही होते हैं, किसी बाहरी को नहीं बुलाया गया होता है। वह लोग आकर ईसा के साथ अपने बेटे की सगाई करवा देते हैं। सब कुछ अच्छे से हो जाता है। ईसा के पापा के चेहरे पर थोड़ी खुशी आ जाती है, लेकिन ईसा बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। प्रेरणा उसे समझाती है कि अब वो उस लड़के को भूल जाए, क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी है और जल्दी उसकी शादी भी हो जाएगी। ईसा अपने कमरे में बैठी होती है। उसे नहीं समझ में आ रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या हो गया। तभी उसका फ़ोन बजता है, वह देखती है तो उसके प्यार का ही फ़ोन होता है। वो काफ़ी गुस्से से फ़ोन उठाती है और कहती है, अब फ़ोन क्यों कर रहे हो? अब कुछ भी नहीं बचा। मेरे पापा ने मेरी सगाई करवा दी, अब मुझे भूल जाओ। वो कहता है, मुझे माफ़ कर दो। माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी, वह आईसीयू में थी, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा था। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? ईसा कहती है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी सगाई हो गई है, तुम मुझे भूल जाओ और दोबारा कभी मुझे फ़ोन मत करना। वह कहता है, मैं इस वक्त वहाँ आ रहा हूँ, सब लोगों से बात करके सबको समझाऊंगा, अपने प्यार पर भरोसा दिलाऊंगा। ईसा कहती है, अब आकर कुछ भी नहीं होने वाला है, समझो ये, और प्लीज़ भूल जाओ मुझे। वो कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ईसा घबराते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें मत करो। वह कहता है, तो क्या करूं? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ईसा कहती है, रह तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन अब क्या करें? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम ही कोई रास्ता निकालो। वह कहता है, अब तो एक ही रास्ता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ईसा हैरानी से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं एक बार फिर से अपने घर वालों को दुखी नहीं कर सकती। वह कहता है, तुम यहाँ आ जाओ, मैं अपने घर वालों से बात करके हम लोग शादी कर लेंगे, फिर तुम्हारे घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगी, वह लोग भी हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। ईसा वापस से गुस्से से कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं ये नहीं कर सकती। वह कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, फिर मैं अपने घर वालों से बात कर लूँगा और फिर तुम्हारे घर वालों से भी। ईसा को सोचने लगती है। वो कहता है, मुझ पर भरोसा करो, मेरे प्यार पर भरोसा करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, हम लोग शादी कर लेंगे, फिर सब सही हो जाएगा। ईसा कहती है, ठीक है, लेकिन कैसे? वह कहता है, तुम आज ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा रहा हूँ, आधी रात को तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी मिल जाएगी। ईसा कहती है, नहीं, आज नहीं, प्लीज़। वह कहता है, ठीक है, तो कल मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम आ जाना। ईसा कहती है, ठीक है। वह कहता है, आज के दिन बस हम लोग दूर हैं, कल से हम दोनों साथ होंगे। ईसा कहती है, हाँ। ईसा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसे चिंता भी हो रही होती है। वह अपने आप को समझाने के लिए कहती है, सही तो कहा उसने, एक बार हम दोनों की शादी हो जाएगी, फिर सब लोग मान जाएंगे और फिर मैं खुश हो जाऊंगी, तो सब वैसे भी खुश रहेंगे। ईसा के घर के सभी लोग हॉल में बैठकर ईसा के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। ईसा वहां पर काफी खुश होकर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। ईसा कहती है, आप लोग इस तरह से चेहरा बनाकर क्यों बैठे हैं? चलिए डिनर करते हैं। पल्लवी कहती है, हाँ ठीक है। सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। ईसा अपने मन में कहती है, मुझे पता है कि आप सब मुझसे काफ़ी नाराज़ हो जाओगे, लेकिन जल्दी ही मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और फिर हम लोग
ऐसे ही हंसी खुशी के साथ रहेंगे। ईसा अगले दिन रात को अपने घर वालों के लिए एक लेटर लिख देती है और उसे अपने कमरे में डाल देती है और बिना कुछ भी लिए हुए वो उस घर से निकल जाती है। यहाँ तक कि वो अपना फ़ोन भी वहीं छोड़कर जाती है। घर के थोड़ी दूर पर ही कार खड़ी होती है। वह उसमें बैठने वाली होती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। ईसा घबराकर पीछे देखती है तो अनमोल खड़ा होता है। अनमोल उसे कहता है, ईसु, इस तरह से इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? ईसा कहती है, मैं घर छोड़कर अपने प्यार के पास जा रही हूँ। अनमोल हैरानी से कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कल तुम्हारी सगाई हुई है और आज तुम ऐसा कदम कैसे उठा सकती हो? ईसा कहती है, देखो अनमोल, अभी मुझे तुम्हें कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है। मुझे जाने दो। अनमोल कहता है, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता। ईसा कहती है, प्लीज, मेरी खुशियाँ इसी में है। अनमोल कहता है, तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? तुम्हें अपने पापा का बिल्कुल ख्याल नहीं है। उनकी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। ईसा कहती है, मुझे सब कुछ का ख्याल है, इसलिए मैं एक कदम उठा रही हूँ। क्योंकि मैं जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी कर लूँगी, फिर भी मैं उसे अपना नहीं पाऊंगी और फिर वो रिश्ता और भी बर्बाद हो जाएगा और उसके साथ कई जिंदगियां खराब होंगी। इसलिए प्लीज तुम इस वक्त मेरे साथ कोई बहस मत करो और मुझे जाने दो। अनमोल उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं। ईसा कहती है, प्लीज अनमोल, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी खुशियाँ इस वक्त तुम्हारे हाथों में है। प्लीज इसे बर्बाद मत करो। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, प्लीज। अनमोल उसका हाथ छोड़ देता है। ईसा उसके गले लग जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच। ईसा गाड़ी में जैसे ही बैठने वाली होती है तभी वह वापस से अनमोल के पास आकर उसका हाथ पकड़कर कहती है, सबका ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अनमोल अपना सिर हाँ में हिलाता है। ईसा मुस्कुराते हुए कार में बैठकर चली जाती है। फ्लैशबैक एंड। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। ईसा अपने ख्यालों से बाहर आती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने आप से कहती है, उस दिन अगर मैंने वो कदम नहीं उठाया होता तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता ना। सब खुश होते। क्यों मैंने ऐसा किया? अपनी खुशियों के लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे वहां से आने के बाद मेरे घर वालों को कितना कुछ सहना पड़ा होगा ना। मेरे पापा ने कैसे सब कुछ बर्दाश्त किया होगा। क्या मैं कभी उन लोगों से नजरें भी मिला पाऊंगी? नहीं, मैं कभी उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगी। इसलिए मेरी लाइफ में यह सब कुछ हो रहा है। अपनों को दुखी करके कोई कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं। यह बोलकर ईसा अपने चेहरे पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगती है। मिहिर ईसा के बारे में कुछ चीजें जानने के बाद थोड़ा परेशान हो जाता है और उससे भी ज्यादा उसकी परेशानी इस बात की होती है कि आर्यन ईसा से प्यार करता है और ईसा ने न जाने क्या क्या सच छुपाया है। आखिर क्या वजह है कि वह अपने घर नहीं जाना चाहती है? ऐसा भी क्या हुआ था उसके साथ? पूछने पर भी उसने कुछ बताया नहीं। मीर पहले सोचता है कि वो आशीष से इस बारे में पता कर लेगा, लेकिन जब उसने आशीष को बुलाने के लिए कॉल कराया तो उसने आने से साफ मना कर दिया। वह समझ जाता है कि ईसा ने ही उसे मना किया होगा। अब उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है जिससे वह ईसा के बारे में सारी सच्चाई पता कर सके। मीर अपने आप से कहता है, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ईसा के बारे में सारी बातें पता करनी ही होंगी। आखिर क्यों वह अपने घर को छोड़कर आई है? क्यों उसने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा कि वह कभी उससे न मिले? आखिर हुआ क्या था उनके साथ? मुझे जल्द से जल्द सारी बातें पता करनी होंगी, क्योंकि आर्यन का लगाव उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा है। और अगर उसका कोई ऐसा सच सामने आया जो आर्यन बर्दाश्त नहीं कर पाया तो क्या होगा? आर्यन जब वापिस आता है तब ईसा नहीं आई होती है। वो ईसा का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वह आती है तो वह काफी उत्सुकता से ईसा के चेहरे पर देखता है, लेकिन जब वह उसका चेहरा देखता है तो हैरान हो जाता है। ईसा की आंखें पूरी तरह से सूजी हुई होती हैं। आर्यन ने समझ जाता है कि वह पूरी रात रो रही थी और बिल्कुल सोई नहीं है। ईसा को इस हाल में देखकर आर्यन को काफी बुरा लगता है। वो ईसा की डेस्क के सामने लगे चेयर पर जाकर बैठ जाता है। ईसा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। आर्यन कहता है, क्या बात है ईसा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ईसा धीरे से कहती है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आर्यन कहता है, झूठ मत बोलो,
तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारी तबीयत क्या है। ईसा अपने बालों को अपने कान के पीछे करती है और नजरें नीचे करते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्यन कहता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा सूजी हुई क्यों है? ईसा कहती है, वो कल रात को बारिश हो रही थी ना, तो मुझे बारिश देखना बहुत पसंद है, तो मैं बारिश देख रही थी। आर्यन थोड़ी नाराजगी से कहता है, मुझे क्या छोटा बच्चा समझा है जो कुछ भी समझा लोगी? ईसा अपना चेहरा नीचे कर लेती है। आर्यन नॉर्मल होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो तुम्हें बहुत परेशान करती हैं और तुम इससे बाहर नहीं निकल पा रही हो, लेकिन उससे तुम्हें ही बाहर निकलना होगा। तुम्हें खुद को संभालना होगा, क्योंकि तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बुरा लगता है। यह सुनकर ईसा उसकी तरफ देखने लगती है। आर्यन कहता है, क्या हुआ, ऐसी क्या देख रही हो? ईसा कहती है, तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है, तुम कुछ भी तो नहीं जानते हो, फिर भी ऐसा कह रहे हो। आर्यन कहता है, हो सकता है कि दुख की वजह कुछ और होगी, लेकिन मैं तकलीफ को तो समझ सकता हूँ। तुम अपने आप को संभालो, ठीक है? वैसे तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है संभालने के लिए। ईसा कहती है, थैंक यू सो मच आर्यन, मुझे इतनी हिम्मत देने के लिए। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। यह सुनकर ईसा आर्यन की तरफ एकटक देखने लगती है। आर्यन भी उसकी आंखों में देख रहा होता है। मीर, जो कि गेट पर खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, वह जानबूझकर गेट पर नॉक करता है। दोनों मीर की तरफ देखने लगते हैं। आर्यन ईसा के सामने वाली चेयर से उठकर कहता है, नॉक क्यों कर रहा है, अंदर आ ना। मीर अंदर आ जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अपनी डेस्क को छोड़कर वहां क्या कर रहे थे? आर्यन शर्माते हुए कहता है, कुछ नहीं, और वह आकर बैठ जाता है। मीर ईसा की तरफ देखता है तो वो वहां से उठकर चली जाती है। आर्यन कहता है, क्या बात है, ये सुबह सुबह ऐसा सड़ा हुआ चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो? मीर कहते हैं, कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें यह कह रहा हूँ कि ईसा की तरफ तू कदम कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं बढ़ा रहा है। एक बार तू ईसा के बारे में। आर्यन कहता है, मैंने पहले भी तुझे कहा था ना कि प्यार किसी के बारे में जानकर उसकी अच्छाई बुराई को पता करके नहीं होता, वह तो बस एक लम्हे में हो जाता है। मीर कहता है, तो कल को अगर तुझे कुछ ऐसा पता चलेगा जो तूने बिल्कुल नहीं सोचा होगा, तभी भी तेरा प्यार ऐसा ही रहेगा? आर्यन कहता है, हाँ, मैंने अभी कहा ना कि प्यार अच्छा बुरा देखकर नहीं होता, बस हो जाता है। मीर कहता है, चल माना कि तेरा प्यार वैसा ही रहेगा, लेकिन क्या तू खुद को संभाल भी लेगा? आर्यन कहता है, तुझे ये क्या हो गया है, और तू ईसा के बारे में बोल तो ऐसे रहा है जैसे पता नहीं वह क्या हो। तेरी मेरी तरह नॉर्मल ही इंसान है वह। मीर कहता है, हाँ, नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन उसके नाम के अलावा तू कुछ जानता भी तो नहीं है। आर्यन कहता है, ठीक है, मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा और उसे जानने की भी, ठीक है? मीर कहता है, हाँ, ठीक है। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा हुआ ईसा को देख रहा होता है, जो कि अपने काम में काफी बिजी होती है। तभी मीर वहां पर आता है और आर्यन के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और आर्यन को ईसा को देखते हुए देखता है, तो धीरे से कहता है, सिर्फ देखता ही रहेगा या कुछ बात भी करेगा? मीर के बोलने पर आर्यन उसकी तरफ देखकर कहता है, समझ में नहीं आ रहा कैसे बात करूं। वो जब सामने नहीं रहती तो सोचता हूँ ये कहूँगा वो कहूँगा, लेकिन जैसे वह सामने आ जाती है ना, तो सब कुछ भूल सा जाता हूँ। वो समझ में नहीं आता कि क्या कहूँ। मीर मुस्कुराते हुए कहता है, तेरा भी गजब है, बात क्या करना चाह रहा है, जानने की कोशिश करना चाह रहा है, लेकिन कर नहीं रहा। आर्यन कहता है, तो कुछ आइडिया दे ना, तुझे तो पता है कि मुझे इन सब चीज़ों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मीर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तेरे कहने का क्या मतलब है, मुझे एक्सपीरियंस है इन सब का? आर्यन कहता है, नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तो हेल्प कर ही सकता है ना? मीर कहता है, यहाँ ऑफिस में तो बात नहीं हो पाएगी, तू ईसा को लेकर कहीं बाहर चला जा, उससे वहाँ बात करने की कोशिश करना। आर्यन कहते हैं, वह आएगी मेरे साथ? मीर कहते हैं, अब ये भी मेरी प्रॉब्लम है क्या? तू कोशिश तो कर। आर्यन को सोचता है और फिर कहता है, हाँ, ठीक है, थैंक यू। आर्यन के चेहरे पर काफी खुशी आ जाती है। मीर जब उसके चेहरे की खुशी देखता है तो मन में कहता है, हमेशा तेरे चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट रहे, बस।
ईसा की वजह से कभी तुझे परेशानी ना हो। वैसे तो मैंने ईसा के बारे में पता करने की कोशिश शुरू कर दी है। जल्दी मैं उसके बारे में सब कुछ पता करके तुझे बता दूंगा। तब तक बस उम्मीद कर रहा हूँ कि तेरा प्यार उस जगह तक ना पहुँचे जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ईसा की लाइफ जितनी सिंपल दिखती है उतनी है। आर्यन ईसा से कहता है, ईसा मुझे कुछ बात करनी है। ईसा उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ तो बोलो ना। आर्यन कहता है, वो मैं कह रहा था कि लंच के लिए मेरे साथ बाहर चलोगी। यह सुनकर ईसा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। तो आर्यन कहता है, वो एक क्लाइंट से मिलना है तो इसलिए कह रहा हूँ। ईसा के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं होते। वह कहती है, क्लाइंट से मिलना है तब तो चलना ही होगा। कब चलना है? आर्यन कहता है, थोड़ी देर में निकलते हैं। कुछ काम है कर लेता हूँ, तब तक तुम भी अपना काम कर लो। ईसा अपना सर हाँ में हिला देती है और वापस से अपने काम में लग जाती है। आर्यन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दोनों लंच के लिए बाहर चले जाते हैं। आर्यन कार में भी कई बार कोशिश करता है कि वह ईसा से कुछ बात करे, लेकिन वह नहीं कर पाता है। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। आर्यन थोड़ा सोचकर और फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ईसा एक बात पूछूं? ईसा जो कि अपने फ़ोन में देख रही होती है, वो उसकी तरफ देखकर कहती है, हाँ पूछो ना। आर्यन कहता है, तुम्हें हम लोगों के साथ रहकर कैसा लगता है? ईसा हैरानी से कहती है, मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आर्यन जो कि इतना सोचकर ये बात बोलता है, वो ईसा का चेहरा ही देखते रह जाता है। ईसा इशारे से कहती है, बोलो। आर्यन कहता है, मतलब कि हम तुम्हें कैसे लगते हैं? ईसा हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, हम कैसे लगते हैं मतलब कौन? आर्यन कहता है, मतलब मीर, ऑफिस के लोग और मैं। ईसा कहती है, सभी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और तुम तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो, वरना किसी अनजाने के लिए कोई इतना करता है क्या? आर्यन कहता है, मैंने अपनी तारीफ सुनने के लिए तुमसे नहीं पूछा था। मैंने तो इसलिए पूछा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ईसा कहती है, पहली बात तो यह है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात कि मैं कोई तारीफ नहीं कर रही हूँ तुम्हारी, जो सच है वह कह रही हूँ। और एक बात कहूँ? आर्यन कहता है, हाँ। ईसा कहती है, तुम जिन लोगों की भी लाइफ में हो ना, सभी लोग बहुत लकी हैं। तुम्हारी वजह से कभी तुम्हारे अपने दुखी नहीं होते होंगे। आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उसे उसके पापा का बर्ताव और उसकी बड़ी माँ का बर्ताव ध्यान आ जाता है और वह थोड़ा उदास हो जाता है। ईसा जब उसके चेहरे पर उदासी देखती है तो कहती है, क्या हुआ आर्यन? आर्यन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं कुछ भी नहीं। तुमने इतनी तारीफ कर दी तो बस इसलिए सोच रहा हूँ, ऐसा किसी ने कभी कहा भी है या नहीं? ईसा कहती है, मैं सच कह रही हूँ। खैर क्लाइंट आने वाले थे, वो अभी तक आए नहीं। आर्यन कहता है, हाँ मैं पता करता हूँ। वो कॉल करता है तो वो बताते हैं कि वो लोग नहीं आ पाएंगे और मीटिंग किसी और दिन कर लेंगे। आर्यन ईसा को ये बात बता देता है और कहता है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग चलें यहाँ से? चलो चलते हैं। आर्यन खड़ा हो जाता है तो ईसा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो क्या हुआ, हम दोनों लंच कर सकते हैं ना? आर्यन इससे काफ़ी खुश हो जाता है। वह भी तो यही चाह रहा होता है, लेकिन वह हिचक से नहीं कहता। लेकिन जब ईसा कहती है तो वो तैयार हो जाता है। दोनों लंच करने लगते हैं। तभी ईसा वहाँ किसी को देखती है और उसको देखते ही ईसा के चेहरे की मुस्कुराहट ही खत्म हो जाती है। उसके चेहरे पर काफ़ी घबराहट आ जाती है। वह खड़ी हो जाती है। आर्यन कहता है, क्या हुआ ईसा? ईसा उससे कुछ भी नहीं कहती और लगभग भागते हुए वहाँ से चली जाती है। आर्यन को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से ईसा को हो क्या गया है। वह उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वह टैक्सी लेकर वहाँ से निकल चुकी है। आर्यन उसे कॉल करता है लेकिन ईसा उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। आर्यन को समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके साथ हुआ क्या है। आर्यन भी तुरंत वहाँ से निकल जाता है। जब वह ऑफिस आता है तो ईसा वहाँ पर नहीं आई होती है। वो उसे कॉल करता है लेकिन फिर भी वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती। आर्यन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मीर जब उसे इस तरह से परेशान देखता है तो उसकी परेशानी का कारण पूछता है। आर्यन उसे सारी बातें बता देता है। मीर भी हैरान हो जाता है। आर्यन अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने सिर पर हाथ रख लेता है। मीर अपने आप से कहता है, मुझे तो पहले से ही पता था
कि आर्यन को ऐसे ही परेशान करेगी। नहीं, मुझे ईसा से बात करनी होगी। मुझे उसे बताना होगा कि आर्यन उसके लिए क्या महसूस करता है और उसे आर्यन को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मीर काफी गुस्से से ईसा के घर जाता है। वह काफी देर तक डोरबेल बजाता रहता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। अब मीर को भी थोड़ी चिंता होने लगती है। वह वापस आने वाला होता है, तभी दरवाजा खुलता है। मीर देखता है तो ईसा काफी घबराई हुई होती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उसको इस हालत में देखकर मीर का सारा गुस्सा गायब हो जाता है। वह ईसा के चेहरे पर देखकर कहता है, क्या हुआ ईसा, सब ठीक तो है ना? और तुम इस तरह से क्यों घबराई हुई हो? ईसा अपने आंसुओं को पोंछती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। मीर कहता है, नहीं, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। क्या बात है, बताओ ना। ईसा गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। मीर कहते हैं, अच्छा अगर कोई बात नहीं है तो फिर तुम इस तरह से वापस क्यों आ गई? आर्यन तब से तुम्हें इतने सारे कॉल कर रहा है तो कोई जवाब नहीं दे रही हो। मैं पिछले इतने समय से डोरबेल बजा रहा हूँ, लेकिन तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी। क्यों ईसा? ईसा कहती है, आई एम वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी हुई। कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ क्यों? मीर कहता है, आया तो था तुमसे बात करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। ईसा कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कहो क्या कहना है। मीर कहता है, ईसा मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि आर्यन थोड़ा सेंसिटिव है। वह छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है। तुम्हारा इस तरह से वहां आ जाना, फिर उसके कॉल को इग्नोर करना, उसे काफी हर्ट कर रहा है। ईसा कहती है, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। फिर भी तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। मीर कहता है, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा है। मैं आर्यन के लिए कह रहा हूँ, और जो भी मैंने कहा है उसे प्लीज तुम थोड़ा अपने दिमाग में रखकर बिहेव करो। आर्यन जिसे भी अपना मान लेता है ना, उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और जब सामने वाले की तरफ से उसे इस तरह से बिहेव किया जाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ईसा हैरानी से मीर की तरफ देख रही होती है। मीर समझ जाता है कि वह कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, इसलिए वह अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए कहता है, वह तुम्हें अपना दोस्त मानता है तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी ये बात बता दूं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आइंदा से ऐसा कुछ मत करना जिससे उसे बुरा लगे। ईसा अपना सिर हाँ में हिला देती है। मीर वहां से वापस आ जाता है। ईसा अपने आप पर गुस्सा करते हुए कहती है, सच में मैं बहुत बुरी हूँ। जो भी तुझे अपना मानता है तो उसे हट कर देती है। आज आर्यन के साथ भी वही किया मैंने। नहीं करना चाहिए था ऐसा मुझे। आर्यन ईसा के ऐसे बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज़्यादा अपसेट होता है। वह घर आ जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। सभी डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी दादाजी नन्ही जी से कहते हैं, आर्यन को बुला लो, वह अभी तक नहीं आया डिनर के लिए। नन्ही जी कहती हैं, मैंने सीमा को भेजा है, वो आ रही होगी। तभी उसकी हाउस हेल्प आ जाती है और वह कुछ कहती है उससे पहले ही दादाजी कहते हैं, बोल दिया आर्यन को? वह कहती है, वह आर्यन बाबा का रूम बंद है। मैंने दरवाजा खटखटाया भी, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। राजेश जी कहते हैं, ठीक है जाओ तुम। नन्ही जी कहती हैं, मैं देख कर आती हूँ। राजेश जी गुस्से से कहते हैं, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसको खाना खिलाना होगा। उसका मन होगा तो वह खुद खा लेगा। बाकी लोग बैठे हैं, उनको सर्व करो। नन्ही जी अपना सिर हाँ में हिला देती हैं और वह सबको सर्व कर देती हैं। राजेश जी कहते हैं, तुम भी बैठ कर खाओ, या अपने बेटे की वजह से तुम भी नहीं खाओगी? नन्ही जी कहती हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, और वह बैठकर खाना खाने लगती हैं। सभी खाना खाकर चले जाते हैं। वहां पर नन्ही जी और दादाजी होते हैं। दादाजी कहते हैं, आर्यन ठीक तो है ना? पिछले कई दिनों से उससे बात नहीं हो पाई है मेरी। क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में? कुछ भी नहीं पता है मुझे। वैसे तो सब कुछ शेयर करते हैं मुझसे, लेकिन नंदी जी कहती हैं, बाबूजी वो बिल्कुल ठीक है और सब ठीक है उसकी ज़िंदगी में। मैं उसे कहूँगी वह बात कर लेगा आपसे। दादाजी कहते हैं, ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नन्ही जी आर्यन के रूम में जाती हैं और गेट नॉक करती हैं, लेकिन आर्यन कोई जवाब नहीं देता तो वह कहती हैं, आर्यन दरवाज़ा खोलो। आर्यन दरवाज़ा खोल देता है। माँ उसका चेहरा देखती हैं तो वो काफ़ी उदास होता है। माँ उसका हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले आती हैं और कहती हैं, क्या बात है, तुम इस तरह से उदास क्यों हो? मेरी नज़र लग गई है, लगता है।
तभी तो खुश चेहरा ऐसा मुरझा गया है। आर्यन झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा थक गया हूँ। नंदनी जी कहती हैं, सच कह रहे हो? आर्यन कहता है, हाँ माँ। नंदनी जी कहती हैं, ठीक है तो फिर डिनर के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सीमा को भेजा फिर भी। आर्यन कहते हैं, माँ मैं सो गया था, पता ही नहीं चला कैसे। वो अभी आपने आवाज दी तो फिर नींद खुली मेरी। नन्ही जी उसके हाथ पर हाथ रखकर कहती है, काम जरूरी है लेकिन अपना भी तो ध्यान रखो ना। आर्यन कहता है, हाँ माँ। नन्ही जी कहती है, ठीक है तो चलो मेरे साथ, खाना खा लो। आर्यन कहता है, मेरा मन नहीं है, काफी नींद आ रही है, बस सो जाऊंगा। माँ कहती है, ऐसे कैसे बिना खाए हुए सो जाओगे, चलो चुप करके। आर्यन चेहरा बना रहा होता है। नन्ही कहती है, मैं तुम्हारी सारी हरकतें समझती हूँ, बचपन से यही आदत है। इस बात से आर्यन मुस्कुराने लगता है और माँ के साथ चला जाता है। अगले दिन आर्यन जब ऑफिस जाता है तब तक ईसा आ चुकी होती है। वह अपने चेयर पर बैठी होती है। आर्यन उससे बात करना चाहता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वह उससे कैसे बात करे। तभी ईसा की नज़र उस पर जाती है। आर्यन तुरंत अपनी नज़रें नीची कर लेता है। ईसा भी दूसरी तरफ देखने लगती है। आर्यन कुछ देर कुछ सोचता है और फिर उसके पास जाता है और कहता है, तुम ठीक तो हो ना? ईसा उसकी तरफ देखती है और फिर अपना सर हाँ में हिला देती है। आर्यन फिर कुछ और नहीं पूछता और जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। ईसा अपने मन में कहती है, कल मेरे इस तरह से बिहेव करने के बाद भी यह मुझसे मेरा ही हाल पूछ रहा है। कोई नाराजगी, कोई शिकायत नहीं है। ईसा अपनी जगह से उठकर जाती है और कहती है, आई एम वेरी सॉरी आर्यन। आर्यन हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहता है, क्यों? ईसा कहती है, एक्चुअली कल मैं इस तरह से आ गई और फिर तुमने मुझे इतने सारे कॉल किए और मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया। आर्यन कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ज़रूर कोई ऐसी बात याद आ गई होगी जिसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी होगी और उस वक्त तुम अकेले रहना चाहती होगी। ईसा कुछ सोचने लगती है और फिर कहती है, तुम सब कुछ इतनी आसानी से कैसे समझ सकते हो? आर्यन कहता है, वह तो पता नहीं लेकिन कभी कभी नहीं समझ पाता हूँ और कभी बुरा फील करने लगता हूँ। वैसे तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया करो। अगर कोई चीज़ ज़्यादा परेशान करे तो अपनों से शेयर करो, क्योंकि अपने इसलिए ही होते हैं और अपनों को किसी अपने को इस तरह से तकलीफ में देखकर तकलीफ होती है। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। ईसा अभी भी उसकी बात को समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो अपने आप से कहती है, क्यों मैं इसे अभी तक समझ नहीं पाई हूँ? बिना कहे हुए हर चीज कैसे समझ जाता है? क्योंकि वह प्यार करता है। मीर पीछे से कहता है। ईसा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है और कहती है, क्या कहा तुमने अभी? मीर कहता है, हाँ, आर्यन अपने सभी रिश्तों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए जिसके साथ भी उसका रिश्ता होता है, ना उसमें सामने वाले को कुछ भी एक्ट करना होता है और ना कुछ कहना होता है, वो सब समझ जाता है। और तुम्हारा भी तो उससे दोस्ती का रिश्ता है। ईसा झूठी मुस्कुराहट के साथ अपना सिर हिलाकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।